नमस्कार, मैं दिनेश कांजी न्यूज़ डंका के स्टूडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे स्टूडियो में फिर एक बार है भाजपा नेता नाजिया इलाही खान। नाजिया जी, फिर एक बार स्वागत है आपका। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहाँ से शुरू करें? पश्चिम बंगाल से? एज अ विश। पश्चिम बंगाल में आजकल आपका आना जाना बहुत बढ़ गया है। कोई जिम्मेदारी पार्टी ने दी है? क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक वोटर को और हर एक जनता को अब ये तय करना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल में उनको गजवाए हिंद चाहिए या भगवाए हिंद चाहिए। ये तय कर लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में कठमुल्लों की फौज बढ़ रही है, जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों का हाईली पॉपुलेशन हो रहा है, जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में मस्जिदों के रेनोवेशन पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में कब्रिस्तान मजार पर अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, मदरसे पर अरबों खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस राज्य के डेवलपमेंट को रोक रहा है। अब आप सोचिए, मदरसे से पढ़ के कोई इसरो में काम तो नहीं कर पाएगा। मदरसे से पढ़ के कोई बहुत बड़ा पत्रकार तो नहीं बन सकता है। मदरसे में पढ़ करके कोई जज और वकील तो नहीं बन सकता है। तो यूजलेस है मदरसे में पढ़ाना और पढ़ना। और माइनॉरिटी की फंडिंग जा रही है। क्यों जा रही है भाई? क्यों दिया जा रहा है? मैंने तो एक रिप्रेजेंटेशन हमारे देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू जी को भी भेजा है। मैंने उनसे भी पूछा है कि ये जो मदरसे को की फंडिंग हो रही है हमारे राज्य के सरकार से या हमारे केंद्र के सरकार से, इसका निष्कर्ष क्या है? इसका फ्रूटफुल रिपरकेशन क्या है? लेकिन केंद्र सरकार की भूमिका है, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। अब देखिए ना, एक हाथ में कुरान देने से तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में बम फोड़ दिया है ना। अब कंप्यूटर क्या ही सिखाया जाएगा? उसामा बिन लादेन तो साइंटिस्ट था, उसने आईफल टावर फोड़ दिया। अफजल गुरु जो था वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, वो तो चला गया हमारे देश के लोकतंत्र के मंदिर को तोड़ने फोड़ने के लिए। यासिन मलिक वेल एजुकेटेड था, बुरहान वानी वेल एजुकेटेड था, लेकिन मदरसा उसके ऊपर हावी था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसका कोई फायदा नहीं है, जो जुबान हमारी नहीं है, अरबी जुबान हमारी नहीं है, इस राष्ट्र में कहीं पर कोई काम नहीं है। मैं तो आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा 8-9 लैंग्वेजेस में बहुत अच्छा कमांड है, लेकिन अरबी मुझे कहाँ पर बोलने को मिलता है? कौन ऐसे मंच पे मुझे बुलाता है जो बोलता है नाज़िया जी आज अरबी में भाषण दे दीजिएगा? यहाँ तक कि मैं मुस्लिम कंट्रीज में जब अपनी सभा करने के लिए जाती हूँ, तो वहां पर भी इधर मुझे इंग्लिश में बात करनी होती है या मुझे हिंदी में बात करनी होती है। तो अरबी का तो अरबी देश में कोई काम नहीं है हम लोगों का, क्योंकि हम भारत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमको एकदम शुद्ध हिंदी बात करना ज्यादा सही होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल की दशा और दिशा अगर ठीक करनी है तो भगवाए हिंद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा वहां की जनता को, और गजवाए हिंद का पुरजोर उनको विरोध करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या है, ग्राउंड पर काम करते हैं, हम बिल्कुल नीडर होकर के अपनी बातों को रखते हैं, और हर जनता हमारे जैसी तकलीफ और पीड़ा को सह नहीं सकती है, तो वो अपने मतदान से भगवाए हिंद को एक्सेप्ट करे। बिल्कुल। आज के इस इंटरव्यू में चर्चा करने लायक बहुत सारे विषय है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये इंटरव्यू पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश इन दो विषयों तक सीमित रहे। अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ पश्चिम बंगाल में, और 58 लाख नाम कटे वोटर लिस्ट। क्या ये आंकड़ा काफी है? यानी जिस पैमाने पर पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए आए हैं, तो ये जो 58 लाख नाम कटे हैं वोटर लिस्ट से, आपको क्या लगता है ये आंकड़ा सही होगा कि भविष्य में फिर एक बार एसआईआर लेने की जरूरत पड़ेगी इलेक्शन कमीशन को? दिनेश जी, वर्क इज अंडर प्रोसेस राइट नाउ बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत, और एसआईआर हमारे संविधान के आर्टिकल 324 और 327 में अगर हम जाते हैं तो उसमें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत को ये अथॉरिटी है कि वो एसआईआर कर सकता है। जो लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो उनको बात दीजिए। उनके पास कोई तथ्य और सत्य नहीं है बिल्कुल सर्वोच्च न्यायपालिका में आकर के एसआईआर को रोकने की।
मुझे जहां तक लगता है, जो आपका सवाल था उसका महत्वपूर्ण जवाब ये है कि पश्चिम बंगाल में 58 लाख जो वोटर जो कटे हैं, नाम कटे, वो काफी नहीं है, और वो ये आंकड़ा बहुत कम है, बहुत कम है। मैं चंद डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको बता रही हूँ, और SIR अगर वहां पर बहुत ही सही से हो जाए स्कूटनी, तो 1 करोड़ से ऊपर तो वहीं मिल जाएंगे, उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में मिल जाएंगे। बांग्लादेशी घुसपैठिया, रोहिंग्या, म्यांमार, पाकिस्तान के लोग मिलेंगे वहां पर, पाकिस्तान के लोग, जैसे उल्बेरिया है, उसके बाद फिर पोर्ट एरिया है, उसके बाद पिकनिक गार्डन है, उसके बाद नॉर्थ 24 परगना है, साउथ 24 परगना है, उसके बाद फिर पूरा बशीरहाट, हाड़वा, बनगांव आ जाता है डिस्ट्रिक्ट, तो ये सब मालदा आ जाता है, बेलडांगा आ जाता है, उसके बाद मुर्शिदाबाद तो पूरा का पूरा मोर देन 70% बांग्लादेशी घुसपैठिया है। आप जब पश्चिम बंगाल में जाती है तो इन एरिया में कभी आपका जाना हुआ? बिल्कुल, मैं तो जाती हूँ। क्या देखा आपने? अभी लास्ट जब मैं पश्चिम बंगाल पहुंची थी तो मैं एयरपोर्ट से उतरते ही मैं सीधा चली गई थी ग्राउंड पे। तो मैं हाड़वा के पास बांग्लादेश बॉर्डर लगता है, तो वहां पर लोग रात में, हाड़वा है कि हावड़ा है? एक हावड़ा है और एक हाड़वा है। अच्छा, जो बशीरहाट कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। तो मैं वहां चली गई थी और वो बांग्लादेश बॉर्डर लगता है। यहाँ तक कि वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी का कैंप भी है और पूरा ये सब भी है, कैंट का एरिया है। तो वहां पर जब मैंने देखा, और तो बहुत सारे बांग्लादेशी जो है वो रात की सर्दी में बैठे हुए भूखड़ करके, मैंने उन लोगों से पूछा कि भाई यहाँ पर क्यों बैठे हो? तो कह रहा नहीं, हम तो बांग्लादेश जाएगा, हमारा तो गाँव वहाँ है, আমরা এখানে কেন থাকবো, আমাদের তো যেতেই হবে, मतलब हम लोग यहाँ क्यों रुकेंगे, हम लोग को तो जाना ही पड़ेगा। तो मैंने पूछा कि अब तुमको ख्याल आया? तो हाँ, वो SIR हो रहा है ना, तो हम लोग तो चला जा रहा है, नहीं तो हम लोग को डिटेंशन हाउस में डाल देगा। तो मैंने कहा कि वोट दिया था? तो कह रहा है 2024 में वोट दिए थे, पंचायत इलेक्शन में वोट दिए थे, विधानसभा इलेक्शन में वोट दिए थे। तो इस तरीके से मैंने जाकर के ग्राउंड पर बात किया। पोर्ट एरिया में मैं बहुत गई हूँ, पोर्ट एरिया में मैं ना जाऊं इसके लिए फरहाद हकीम जो मंत्री भी हैं TMC से और फिर मेयर भी हैं कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत सारे FIRs भी झूठे करवा दिए थे, हेट स्पीचेस के, जिसमें डर के मारे वो यहाँ ना आए। लेकिन मुझे डर किस बात का है? If I am not wrong, nobody can scare me. I am not a bloody cat. I am not a scary cat. तो मैं तो अभी भी जा रही हूँ, सारे मुसलमान एरिया में मैं जाती हूँ, सारे मुसलमान एरिया में अपनी स्पीच भी रख करके आती हूँ। आप जिस तरह से बोल रहे हैं ना, जो नंबर आप बोल रहे हैं 1 करोड़ वगैरह, तो जो भारत छोड़ के जा रहे हैं उनकी संख्या तो हजारों में है, यानी ऑफिशियल जो आंकड़ा है वो 2-2.5 हजार, यानी करोड़ पश्चिम बंगाल में बैठे हैं, 2-2.5 हजार निकल गए, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाकियों को निकालने की तरकीब क्या है वो पूछ रहा हूँ। SIR कंटिन्यू रखना पड़ेगा। नहीं, SIR से तो वोटर लिस्ट से कट गए, समझो वोटर लिस्ट में अभी भी फेक वोटर, अभी भी जो लोग मर चुके हैं, जैसे मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक बता देती हूँ। 2024 में मोस्टली तो मैं दिल्ली में रहती हूँ और यात्राओं पर रहती हूँ, लेकिन वोट जब देना होता है तो मुझे बंगाल जाना ही पड़ता है क्योंकि मतदान है मेरा। तो जब मैं वहां पहुंची और जोड़ासांको थाना के गली में ही मेरा जो मतदान का बूथ है वो वहीं पर पड़ता है, कोलकाता जो ग्रीश पार्क एरिया है, जोड़ासांको एरिया। तो मैं वहां पहुंची वोटर ID कार्ड लेकर के, तो सारे बूथ वाले जो है वो TMC के लोग पूल एजेंट बैठे हुए थे। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा कि मेरी दादी अम्मी का वोट कौन दिया? नसीमा खातून उनका नाम। मैंने कहा मेरी दादी अम्मी का वोट कौन दिया? उनको तो मरे हुए जमाना हो चुका है, तो उनका वोट कौन दे रहा है? तो TMC की तरफ से 3 मुस्लिम लड़के थे, भाजपा का कोई बंदा ही नहीं बूथ एजेंट बना था, और लेफ्ट फ्रंट की तरफ से एक बंदा बैठा हुआ था, वो भी मुस्लिम ही था। तो कहा कि अरे ठीक है आप वोट दीजिए ना, आप जाइए ना। मैंने कहा मेरी खुद की दादी अम्मी का वोट पड़ा हुआ है, उनके मरे हुए जमाना हो चुका है, पूरा ये एरिया जानता है, तो तुम लोग किससे वोट डलवा रहे हो? तो मैंने ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको इसलिए बताया कि अभी भी SIR जो है वो ऊपरी तरीके से हुआ है, डीप में जाकर के, डेप्थ में जाकर के अगर होगा, जो 58 लाख या 52 लाख जो वोटर जो कटे हैं वो वही 1 करोड़ में चेंज हो जाएगा अगर ढंग से हो जाएगा। हाँ,
यही मुद्दा मैं उपस्थित हाँ। करना चाहता हूँ कि क्या वो ढंग से होने की नहीं कोई भी नहीं संभावना ढंग है? से नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत ने जैसे अपने ऑफिसर्स भेजे, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने राज्य सरकार से उनके 2 लोग मांगे हैं। अब वो जो 2 लोग हैं वो मंडल सरदार और सरकार को जो बांग्लादेशी है उनको बचाने के लिए पूरा कंधे पे चढ़ा हुआ है। अब बीएलओस मर रहे थे, तो प्रियंका वाड्रा से लेकर के राहुल गांधी चच्चा से लेकर के ममता बनर्जी से लेकर के नमाजवादी पार्टी से लेकर के सबने क्या कहा कि एसआईआर जो है वो जहन्नुम का रास्ता बना दिया गया है, बीएलओस मर रहे हैं। अरे ऐसे नहीं मर रहे हैं। अब जैसे बिहार में इलेक्शन हो रहा इलेक्शन से पहले एसआईआर हुआ, तो एसआईआर के वक्त में जो लालू प्रसाद की पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने जीना हराम कर दिया था बीएलओस का। उसी तरीके से सेम चीजें रिपीट हो रही हैं बंगाल में। अब बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लोग जो है, कार्यकर्ता जो है, वो बीएलओस का जीना हराम करके रखे हुए हैं, और गुंडे, बदमाश और रेपिस्ट और मर्डरर टाइप के लोगों को इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत के उस 2 ऑफिसर के साथ डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया गया है, 2 लोगों को जो टीएमसी के कार्यकर्ता है। तो वो सफोकेट हो रहा है बीएलओ। अब बीएलओ सोच रहा है कि हम इनके हिसाब से चलते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत मेरे को नहीं छोड़ेगा, वो तो सीधा घसीट कर ले जाएगा कोर्ट तक। और अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत के हिसाब से चल रहे हैं तो टीएमसी वाले तो लटका देंगे मुझे पेड़ में, तो बेचारे वो खुद सुसाइड कर ले रहे हैं सफोकेट होकर के। हाँ, ये चीज है कि एसआईआर के प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इमीडिएट एनआरसी इंप्लीमेंट कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जितने भी देश में घुसपैठियां हैं उनका हिजाब खुलेगा और उनको डिटेंशन हाउस भेजा जाएगा। भाजपा की जो थिंक टैंक है वो क्या सोचती है? अभी बिहार में 68 लाख नाम कटे, पश्चिम बंगाल में 58 का आंकड़ा है, यूपी में तो 3 करोड़ रडार पर है। तो देश भर में पूरे जब एसआईआर का प्रोसेस कंप्लीट होगा, क्या आंकड़ा निकल के आ सकता है? यानी बीजेपी की वरिष्ठ नेता क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 22 करोड़, मोर देन 22 करोड़ मुस्लिम्स हैं। मुझे लगता है कि हम पूरे देश में 18 करोड़ बचेंगे, 15 या 18 करोड़ बचेंगे। बाकी सब घुसपैठियां हैं। अच्छा, बाकी सबके सब घुसपैठियां हैं। और मुझे 2-4 नाम बताइए जो हिंदू घुसपैठिया आया है। 2-4 नाम किसी के पास अगर है, पश्चिम बंगाल में किसी के पास है, बिहार में किसी के पास है, तो जरा बताएं मुझे। घुसपैठिया और जितने भी वोट जो कट रहे हैं एसआईआर के प्रोसेस के माध्यम से, सबके सब मुसलमान, सबके सब मुसलमान। कैन यू इमेजिन? ये जो कश्ती से और ये जो तारों के नीचे से ये जो घुसपैठिया आते हैं, आप कितना डायबोलिक माइंड जो है वो टीएमसी का मेयर फरहाद हकीम लगा रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेशन में तो वही बैठा रहता है और वोटर आईडी कार्ड तो वहीं से निकलता है। तो जो लोग मर जाते हैं उन्हीं के नाम से, उन्हीं के एड्रेस पर सिर्फ एज चेंज करके उन्हीं के नाम से वोटर आईडी कार्ड बना करके बांग्लादेशी घुसपैठिया को दे दिया जा रहा है। एंड दे ऑल आर मुस्लिम्स, ऑल आर मुस्लिम्स। बिहार में जितने वोट कटे हैं और बिहार में और अभी पश्चिम बंगाल में जो लोग बांग्लादेश बॉर्डर पर बैठे हुए हैं जाने के लिए, अपने आप को डिटेंशन हाउस से बचाने के लिए, वो कौन है? सारे के सारे मुसलमान हैं, हिंदू तो है नहीं। अपने पाकिस्तानियों का भी जिक्र किया, तो कितने पाकिस्तानी पश्चिम बंगाल में होने की संभावना है? मोर देन 5 लाख पाकिस्तानी है पश्चिम बंगाल में। वो कहाँ से आते हैं? उनका रूट क्या है? उनका रूट है पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की पार्टी में कुछ मुसलमान, 1-2 कैबिनेट मंत्री हैं जो ढाका के ही हैं, बांग्लादेश के ही हैं, तो उनका रूट वो बन जाता है। और 1 या 2, एक है शायद, हाँ एक ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो पाकिस्तान के हैं। अच्छा। और वो कैबिनेट मंत्री हैं तृणमूल कांग्रेस की सरकार में। क्या नाम है? नहीं, नाम तो मैं नहीं अभी बता सकती, बिकॉज आई कांट। आपका रिसर्च पूरा नहीं हुआ अभी तक? नहीं, रिसर्च कंप्लीट है। इवन सुप्रीम कोर्ट में उसकी पिटीशन जा चुकी है। अच्छा। कोर्ट में मामला है, इसके लिए आप बात नहीं कर सकते। मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए, और फिर वो सतर्क हो जाएंगे, वो अपने डॉक्यूमेंट चेंज करवाएंगे, सरकार उनकी है, वो सब कुछ कर लेंगे। पर मैं इतना आपको बता सकती हूँ कि कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो विधायक है, फॉरेस्ट मिनिस्टर है, और वेलेस्ली जो दिलीप कुमार यूसुफ खान की प्रॉपर्टी बंगाल में है, उसके वो दावेदार भी हैं। और एंड एवरीवन नोज अबाउट दैट कि यूसुफ खान, दिलीप कुमार जो है वो पेशावर के थे। बिल्कुल। और
मरते वक्त भी दिलीप कुमार जी ने, यूसुफ खान जी ने कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ धन दौलत पाकिस्तान को डोनेट और वक्फ को डोनेट करने की कोशिश भी की है। हालांकि वो एक मिस्ट्री बन करके रह गया है, लेकिन उस पर भी हम लोग अपना रिसर्च जरूर करेंगे, सामने जरूर लाएंगे। तो जो मंत्री तृणमूल कांग्रेस का है और जो कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो विधायक और मंत्री है, वो यूसुफ खान का रिश्तेदार है और वो पाकिस्तान से आया है और पाकिस्तान का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाप भारत में आया था लेकिन दादा तो नहीं आया था। बिल्कुल बिल्कुल। और उसने पाकिस्तान के लिए दरवाजा तो खोला है और उसके माध्यम से पाकिस्तानीज आ रहे हैं। अब अभी मैं 2000 सीमा गुलाम हैदर जब आई थी, उसके बाद फिर एक जावेरिया बोल करके लड़की आई थी जो पश्चिम बंगाल आई थी, और पश्चिम बंगाल के वाघा बॉर्डर से पश्चिम बंगाल वो आई और आराम से उसका भाई सब आता है पाकिस्तान से आकर के मस्ती में रहता है। अब देखिए फरहाद हकीम, उसने 2021 के विधानसभा इलेक्शन में पाकिस्तान से द डॉन की न्यूज एंकर को बुलवा लिया था कैंपेन के लिए। अब आप सोचिए कि विधानसभा इलेक्शन, एक राज्य का विधानसभा इलेक्शन तो वर्ल्ड लेवल का कुछ नहीं होता है। केंद्र सरकार कैसे अलाउ करती है? अब कौन है केंद्र सरकार में इनके लोग, कौन ऑफिसर बैठा है जो वीजा पास करके दे देता है? बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन करना तो पड़ेगा। ये सरकार आपकी है और सिस्टम अभी भी उनकी चल रही है। अब ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें अभी भी वो छाती कूट करके, छाती पीट करके अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए बेचारे मुसलमान हमेशा परेशान रहते हैं कि जब से मोदी आया है हम लोग बहुत परेशान हैं, और मुसलमानों का अल्लाह भी कमजोर हो जाता है जब मोदी की सरकार आती है। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती है अल्लाह भी बहुत ताकतवर हो जाता है। तो मैंने ये चीज भी नोटिस किया है कि अल्लाह की ताकत तभी दिखाई देती है, अल्लाह का करिश्मा तभी दिखाई देता है जब सत्ता कांग्रेस की होती है। मोदी की सत्ता में अल्लाह की ताकत भी बड़ी कमजोर हो जाती है। ये बाबरी का क्या प्रकरण है पश्चिम बंगाल में? अभी जोर शोर से शुरू है। अभी तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और होम मिनिस्ट्री मंत्रालय से नोटिस चला गया है हुमायूं कबीर को, क्योंकि डोनेशन के लिए जो बक्सा उन्होंने रखा था उस 12 बक्से में 12 बॉक्सेस में, डोनेशन के 12 बॉक्सेस में पाकिस्तान के नोट, करेंसी, बाहर विदेश के करेंसी पाए गए हैं। अब जाहिर सी बात है कि कोई पाकिस्तान से या कोई ईरान से या कोई कतर से आकर के तो बॉक्स में डाल के नहीं गया है। इट्स क्वाइट नेचुरल और इट्स अ कॉमन सेंस के भारत में बहुत सारे लोग रह रहे हैं और खास करके पश्चिम बंगाल में बहुत सारे लोग रह रहे हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन, डेली कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान से, ईरान से और कतर से है। दूसरी चीज है कि मस्जिद तो सिर्फ एक बहाना है, कठमुल्ले मुसलमानों को उछलवाना है। मस्जिद सिर्फ एक बहाना है, वो पैसा 2026 के विधानसभा इलेक्शन में लगाना है। मस्जिद सिर्फ एक बहाना है, बाबरी मानसिकता को दोबारा जगाना है। मस्जिद सिर्फ एक बहाना है। तो वो जो बंदा है हुमायूं कबीर, वो बता रहा है कि ममता का विरोध है, वो सही है क्या? नहीं, नॉट एट ऑल। 2024 की लोकसभा इलेक्शन में हमारी प्यारी दीदी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा ने जब डेटा देखा और वोट के पूरे डिटेल को उन्होंने ब्लूप्रिंट पर उतरवाया और निकलवाया, तो उनको ये समझ में आया कि वाकई में उनके कैंडिडेट जीते तो ज्यादा हैं, क्योंकि भाजपा 19 से 12 पर आ गई, लेकिन हिंदू वोट उनको बहुत कम मिला था। उनको मुसलमान वोट तो मतलब ऐसे मिला था जैसे बारिश हो गई थी। अच्छा। तो हिंदू वोट कम मिला था। तो ममता बनर्जी ने, मैंने तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बंगाल के परिणाम के बाद ही बोल दिया था कि अब ममता बनर्जी बी टीम बनाएगी अपना, ये मैंने तभी बोल दिया था। तो वही बी टीम जो है वो हुमायूं कबीर है। मुसलमान वोटों को बाबर के नाम पर अट्रैक्ट वो करेगा और हिंदू वोटों को वो गलत मंत्रों का उच्चारण करके, पूजा पाठ करके ममता बनर्जी अट्रैक्ट करेंगी। अब मान लेते हैं कि अगर भाजपा की सीटें टीएमसी से थोड़ी ऊपर आ जाती हैं और भाजपा की सरकार बनने का एक कोई वो हो जाता है, सिनेरियो बन जाता है, तो फिर वो हुमायूं कबीर की सीटें और टीएमसी की सीटें आपस में कोलैबोरेट करेंगी और सत्ता बनाएंगी। और वैसे भी पश्चिम बंगाल के मुसलमान जो है वो चिल्ला ही रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये मुसलमान तय करेगा, ये ममता तय नहीं करेगी। तो मुसलमानों को अपने पॉकेट वोट में रखने के लिए वो डेप्यूटी सीएम
हुमायूं कबीर को बनाएगी और खुद मुख्यमंत्री का शपथ लेगी। तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है। अच्छा, अभी फिलहाल बांग्लादेश में बहुत बड़ी हिंसा हो रही है हिंदुओं के खिलाफ, यानी जो शेख हसीना का सत्तांतरण जब हुआ तब जो दौर था वो वापस अभी शुरू हो गया है, या फिर ऐसा कह सकते हैं वो दौर कभी थमा ही नहीं, पिछले 16 महीने से यही चालू है। अभी वो दीपू चंद्र दास करके एक हिंदू है, हाँ। लेबर, तो उसका लिंचिंग हुआ। तो बांग्लादेश में ये जो परिस्थिति है, क्योंकि आप भाजपा के हैं, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सरकार का क्या स्टैंड है इस विषय में? देखिए, मैं भाजपा की नेत्री होने के नाते, एक प्रवक्ता होने के नाते और एक भारत को हिंदू राष्ट्र के संकल्प को लेकर चलने के नाते मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि अब कम से कम देश की सरकार को बांग्लादेश में आर्मी कूप करवा देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, मजहब की किताब ही ये समझा रही है, अल कुरान ही ये समझा रहा है कि जो काफिर है, जो बुत परस्ती करता है, वो अगर इस्लाम की बातें नहीं मानता है और इस्लाम का जो प्रीच कर रहे हैं, जो तबलीग कर रहे हैं, जो हिजरत कर रहे हैं, वो उनकी बात को मान करके अल्लाह एक और उसके प्यारे नबी सबसे बड़े आका ये नहीं मानता है, तो लिंचिंग भी होगी, सरतन से जुदा भी होता रहेगा। क्यों हमारे भारत में नहीं हो रहा है क्या? आज बांग्लादेश को देख करके अगर भारत देश के हिंदू ये सोच रहे हैं कि वो तो बांग्लादेश में हो रहा है, क्यों हमारे यहाँ मोपला में नहीं हुआ, मालाबार में नहीं हुआ, कश्मीर में नहीं हुआ, पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ, बेंगलुरु में नहीं हुआ, कर्नाटका में नहीं हुआ, अभी लाल किला दिल्ली में नहीं हुआ तो हर जगह तो वो सिनेरियो हम देख रहे हैं। अब जब ये बात पता चल चुकी है कि भाई इनके मजहब की किताब ने ही सारे के सारे बुत परस्तों को या तो कन्वर्ट करना है और या तो फिर खत्म करना है और जमीन के जर्रे जर्रे को इस्लामिक बनाना है, तो जब ये बात समझ में आ चुकी है तो मुझे ऐसा लगता है कि इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में और इंदिरा गांधी जी के इशारे पर जो मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश दिया गया और इस्लामिक देश बनाया गया, तो अब तो समझ में आ चुका कि उसी इस्लामिक देश में ला इलाहा पढ़ने वाली शेख हसीना की ब्राचड्डी भी उड़ाई जाती है और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाली शेख हसीना को फांसी की सजा भी मिलती है। सो इट्स बेटर कि अब मोदी जी की सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि बांग्लादेश में अपनी आर्मी कूप करवा देनी चाहिए। उसके पहले आपको सबका साथ सबका विकास छोड़ना पड़ेगा फिर। क्यों? यानी अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कट्टरपंथी है, उनका भी आप विकास करते रहो। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बॉयकॉट करना चाहिए। देखिए, पहले समझना पड़ेगा कि मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है? 1947 में उन्होंने इस्लामिक देश पाकिस्तान बनवाया। ये जो आज टीवी चैनलों पर हम लोग देख रहे हैं ना, दाढ़ी टोपी वाले, इनके बाप दादा ने मुस्लिम लीग के साथ जुड़ करके पाकिस्तान इस्लामिक देश बनवाया, तो तुम गए क्यों नहीं? और जब अब तुम यहाँ पर रह रहे हो तो एक भारतीय, एक टेनेंट की तरह रहो, लेकिन तुम अपना शरिया और इस्लाम अगर मनवाने की कोशिश करोगे और माइनॉरिटी का तमगा और ताबीज पहन करके घूम करके तुम ये चाहोगे कि तुम मुसलमानों को कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए और एक दिन मुसलमान बुर्के वाली जो है वो देश की प्रधानमंत्री बन जाएगी। क्यों बन जाएगी भाई? क्यों बन जाएगी? तो ये जितनी सुख सुविधाएं देश की सरकार के माध्यम से इन तक पहुंचाया जा रहा है, ये इमीडिएट रोकना चाहिए, इमीडिएट रोकना चाहिए। मुझे आपत्ति है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये अजमेर शरीफ में चादर भी नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो स्टेप होता है वो पूरी दुनिया देखती है और देश का प्रत्येक युवा देखता है। जिसके मन में राष्ट्रभक्ति है वो ज्यादा देखता है, जिसके दिल में संविधान भक्ति है वो ज्यादा देखता है, जिसके दिल में हिंदुत्व और सनातन भक्ति है वो ज्यादा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फॉलो करता है। क्यों ये बात भूलना क्या जरूरी है कि 1992 में अजमेर शरीफ में किस हिसाब से न्यूड फोटोशूट और मास बलात्कार हुआ, और जो सोया हुआ है पीर बाबा, उसने किस तरीके से मुगल पीरियड में हिंदुओं के सर तन से जुदा किए थे? क्या ये भूल गए हैं? तो ये भूलना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि ये चादर भेजवाना प्रधानमंत्री का ये भी ठीक नहीं है, और इमीडिएट अजमेर शरीफ पर एक कानूनी कार्रवाई स्टार्ट होनी चाहिए और सीज होना चाहिए। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए पर हो रही है, लेकिन आगे मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत रायगा नहीं जाएगी और हमारी मेहनत और हमारी आवाज से
देश की सरकार को भी समझना पड़ेगा और माइनॉरिटी लिस्ट से मुसलमानों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो है ही नहीं, वो माइनॉरिटी लिस्ट के बिल्कुल नहीं है। उन्होंने अपने लिए देश बनवा लिया था और उसके बाद फिर यहां पर छाती कूटने का काम अगर कर रहे हैं तो जेल भरो, सबको पकड़ो और जेल भरो। हम शरिया क्यों माने? आप बीजेपी की नेता है और आप जिस जबान में बात करती है या आप जिस शब्दों का और विधानों का इस्तेमाल करती है, वैसा स्टैंड तो कहीं बीजेपी के कद्दावर नेता नहीं लेते। तो प्रॉब्लम तो पार्टी के साथ है, प्रॉब्लम सरकार के साथ है। जैसे आपने बताया अल फलाह का, आपने जो उदाहरण दिया, अल फलाह को पैसा देने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है। तो ये जो चीजें हो रही है उसको, क्योंकि हम तो देख रहे हैं नाजिया इला एक ही है, आपकी जैसे फायरी स्पीच देने वाली या तथ्यों को रखने वाली दूसरी कोई नेता नहीं है बीजेपी में। यानी महिला नेता तो दूर दूर की बात छोड़ दो, आप जो मेल है, पुरुष नेता है, उनमें से भी ऐसी बात करने का डेयरिंग कोई करता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यानी मेरा एक सुझाव है कि पार्टी स्तर पर और सरकार स्तर पर बदलाव करने लायक बहुत सारी चीजें हैं मेरे ख्याल से। चलिए छोड़िए, आप अपने लेवल पर जितनी बात, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। भारत के मुसलमान हमेशा ये बात कहते हैं कि कांग्रेस के पीछे हमेशा भाजपा लगी रहती है, पर सरदार पटेल किसके नेता थे? कांग्रेस के नेता थे ना। आज भी हम उनको बहुत, मतलब उनको तो सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है। हम वो हैं जो ना किसी सत्ता के लालच में है, जो ना किसी पोस्ट और पोजीशन के लालच में है। हम जो आइडियोलॉजी हमारी है वो वीर सावरकर वाली है, वीर भगत सिंह जी वाली है और सरदार पटेल वाली जी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सरदार शायद बाकी लोग भी आपके जैसा सोचना शुरू करें तो देश का भी भला हो जाए। मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि सरदार पटेल जी की पहली हत्या की साजिश किसने की थी? मुसलमानों ने की थी। भीमराव अंबेडकर जी को अपने मोहल्ले के तालाब से पानी किसने नहीं पीने दिया था? मुसलमानों ने पीने नहीं दिया था। वीर भगत सिंह को कभी फांसी नहीं लगती अगर गांधी जो है वो वायसरॉय से बात कर लेता, जबकि वायसरॉय ने खुद लिखा भी कि मुझे लगा था कि गांधी भगत के बारे में बात करेंगे, लेकिन नहीं किए। तो हमारी वही कंडीशन हो चुकी है। अच्छा, मरने वाली है नाजिया, कोई बात नहीं है। अच्छा, मतलब सरदार पटेल जी ने से गाड़ी तक ले ली गई थी, कांग्रेस वालों ने गाड़ी तक ले ली थी। राजघाट में गांधी परिवार के इतने अरबों खरबों रुपए की जमीन पर सबके शव जलाए जाते हैं गांधी परिवार के, लेकिन ना अंबेडकर जी के लिए राजघाट का दरवाजा खुला, ना सरदार पटेल जी के लिए राजघाट का दरवाजा खुला। तो हम वो हो चुके हैं, मतलब राष्ट्रभक्ति में हम इतने लीन हो चुके हैं। आपने कफन मान लिया है। हाँ, हम इतने लीन हो चुके हैं राष्ट्रभक्ति में कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि हमें जिस पॉलिटिकल पार्टी से हम आते हैं वो हमें सम्मान दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है, वो हमें समझ भी रहा है कि नहीं समझ रहा है। हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हम बस इतना ही सोच रहे हैं कि धर्म बचेगा, हिंदुत्व बचेगा तो देश बचा लेंगे। बिल्कुल। आपको अपने धुरंधर देखे? और नहीं, मतलब मेरा इरादा था कि मैं आज रात को देखूंगी, लेकिन फिर बहुत ऑक्यूपाइड हूँ। लेकिन थोड़े थोड़े क्लिपिंग्स मैंने देखे हैं। माय गॉड, क्या मूवी है। मैं ये सवाल इसके लिए पूछना चाहता हूँ कि धुरंधर में जो काउंटरफिट करेंसी का पूरा जो एपिसोड है उसका कनेक्शन बांग्लादेश से और पश्चिम बंगाल से डायरेक्ट है, लेकिन क्योंकि आपने देखी नहीं तो मैं इस विषय पर नहीं बोलूंगा। लेकिन आपने रिएक्शन तो देखी होगी। रिएक्शन मैंने देखा है। और धुरंधर मूवी की वजह, देखिए मैं धुरंधर मूवी में तारीफ ना ही रणवीर सिंह की करने वाली हूँ और ना ही अक्षय खन्ना की और ना ही किसी और कैरेक्टर की। आज वो धुरंधर में उनको पैसे मिले, किसी को 50 करोड़, किसी को 2 करोड़, किसी को 5 करोड़, उन्होंने एक्टिंग कर ली है। कल उनको कहीं और पैसे मिलेंगे, वो देश विरोध में भी एक्टिंग कर लेंगे। जिसने कहानी लिखी और जिस पर कहानी लिखी गई है, मैं उसको सम्मान देती हूँ। मैं उस माँ की कोख को सम्मान देती हूँ जिसका पुत्र काली माँ की पूजा करता था और वो जाकर के पाकिस्तान में देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए उसने अपने धर्म के विरोध जाकर के वहां पर नॉनवेज भी खाया और आंखों से आंसू भी निकला, लेकिन मन में काली माँ के मंत्रों का उच्चारण वो करता था। तो मैं इसलिए ये मूवी देखना चाहती हूँ। आई हैव नो इंटरेस्ट टू सी रणवीर सिंह और ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहूंगी, आई एम सॉरी, कि आई के
गुजराल और पी चिदम्बरम और हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब का जो हिजाब खुला है, वो हिजाब खुलते रहना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उपराष्ट्रपति जो पूर्व है हामिद अंसारी साहब, उन्होंने सिर्फ एक गलती नहीं की है कि उन्होंने हमारे ऑफिसर्स का, रॉ एजेंट्स का सारा एड्रेस और ये सब दे दिया, आगे गुजराल ने दे दिया और जाकर के कह दिया कि अल्लाह हाफिज बोल करके आओ। बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारे पन्ने खुलने बाकी हैं। तो धुरंधर जो है, गलतियां नहीं है, पाप है, ये पाप है, ये राष्ट्र विरोध का काम है। बिल्कुल, ये वो करते हैं जो उसामा बिन लादेन करता है। मुझे लगता है कि हामिद अंसारी और आईके गुजराल ने वो काम किया है जो यासीन मलिक किया है, जो याकूब मेमन किया है, वही काम किया है। तो मुझे लगता है कि धुरंधर, अभी तो धुरंधर आई है, इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके आए तो क्या है कि देश के युवा जो है ना, बड़े पर्दे पे और फिल्मों के माध्यम से समझ पाएगी कि कितने पापी कांग्रेस में बैठे हुए अभी भी हैं। बिल्कुल, और वो पापी अभी भी जिंदा है, आपकी सरकार कुछ कर नहीं रही है उन पापियों के खिलाफ। अच्छा, फिर ऐसा नहीं है, बहुत कार्रवाई चल रही है। चलिए ठीक है, मोदी जी अभी भी है तो भविष्य में भी बहुत सारी बातें होंगी, ऐसी अपेक्षा करेंगे। बहुत सारी चीजें हुई है, बात मानता हूं मैं, लेकिन बहुत सारे ब्लंडर जो पहले हो चुके थे उनकी साफ सफाई करना अभी भी बाकी है। लेकिन मुझे लगता है ना कि 53-54 साल एक देश को एक सरकार ने बैठ करके खोखला किया और देश विरोधी मानसिकता के साथ उन्होंने, आप स्कूल की पढ़ाई बोलिए, कॉलेज की पढ़ाई बोलिए, या अकबर रोड, बाबर रोड, तुगलक रोड, तैमूर रोड, ये सब बनवाना बोलिए, हमारी नसों में हिंदुत्व को बाहर निकालने के लिए, राष्ट्रभक्ति को बाहर निकालने के लिए 54 साल काम चला है। तो उसको ठीक करने के लिए मुझे लगता है कि इतना जल्दी जजमेंटल स्टेटमेंट भाजपा सरकार पर नहीं देना चाहिए। जिस हिसाब से काम हो रहा है, जिस हिसाब से इतिहास के पन्ने खुल रहे हैं, जिस हिसाब से कार्रवाई चल रही है, आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि बाबर और अल्लाह खुद जमीन पर अगर आ जाए तो भी कांग्रेस को तो नहीं बचा सकता है। चलिए ठीक है, आपके आत्मविश्वास का मैं की तारीफ करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। फिर एक बार पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल में मार्च में, अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं। आप आती जाती रहती है पश्चिम बंगाल में, क्या लगता है आपको, भाजपा सरकार बनाएगी इस बार? मुझे अभी भी डाइसी लग रहा है। आई एम सो सॉरी टू से, बिकॉज मैं हमेशा ट्रांसपेरेंट बोलती हूँ। पश्चिम बंगाल में भाजपा, जो पश्चिम बंगाल का जो भाजपा है वो कुछ उल्टी ही दिशा में चलता है। ग्रुपिज्म इतना ज्यादा है, हर कोई एक बड़ा नेता ये दर्शाने की कोशिश में लगा है कि वो बड़ा है, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, इस प्रकार से। मैं इतना हार्श स्टेटमेंट तो नहीं दे सकती, क्योंकि दे भी नहीं सकती और देना भी नहीं चाहती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 4-5 ग्रुप बना हुआ है। क्योंकि मेरा भाजपा का जो सफर है वो तो पश्चिम बंगाल से ही स्टार्ट हुआ है। तो मैंने एक चीज अज्यूम क्यों बोलूंगी, मैंने एक चीज प्रैक्टिकली समझा है, अंडरस्टूड किया है कि भाई ये मेरा ग्रुप है और मैं अपनी बात मनवाऊंगा, ये मेरा ग्रुप है, मैं अपनी बात मनवाऊंगा। द सेकेंड थिंग इज कि साल भर पश्चिम बंगाल में भाजपा इज सो एक्टिव और कार्यकर्ता तो माइंड ब्लोइंग है। आज अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा बचा हुआ है तो कार्यकर्ता की वजह से बचा हुआ है, किसी नेता की वजह से नहीं बचा हुआ है। सब अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। तो जब कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है और जब बहुत सारे खुफिया लोग भाजपा के लिए कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं, तो वो जो लिस्ट बनती है, उस लिस्ट को कटवाने के लिए जब 4 नेता जाते हैं दिल्ली और कान भर करके आते हैं, तो उसके बाद परिणाम क्या आता है कि 19 लोकसभा सांसद से 12 लोकसभा सांसद, ये परिणाम आ जाता है।
जितने भी तृणमूल कांग्रेस के बहुत धाकड़ नेता हैं, उनके ऑपोजिट में आप किसी ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे रहे हो जो ढंग से दो बात नहीं बोल सकती, जिसको जियो पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता, जिसको राज्य की पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता, जिसको देश की पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता, जिसको संविधान के 4 आर्टिकल्स के बारे में नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि वो जीतने के बाद पश्चिम बंगाल में कौन से डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएगी। तो आप ऐसे लोगों को टिकट दिलवा रहे हो जस्ट बिकॉज कि आप बड़े नेता बनना चाहते हो और आपको एंड यू नीड पपेट। अगर शेर नेता, तृणमूल कांग्रेस के शेर नेता के सामने आप शेर नेता खड़ा करो तब ना पता चले, तो फाइट होगी, बरोबर, तब तो फाइट होगी। अब महुआ मोइत्रो के ऑपोजिट में अगर मैं खड़ी होती हूं, वैसे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है विधानसभा में, आई एम जस्ट लीज इंटरेस्ट, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूं कि महुआ मोइत्रो के सामने अगर नाजिया इलाही खान खड़ी होती है तो महुआ मोइत्रो को चुप होना पड़ेगा। अगर उसकी डिग्री विदेश की है तो मेरी किसी गांव की नहीं है, मैं भी विदेश में रह कर के पल के बढ़ के पढ़ के आई हूं। तो आप 2029 में लड़िए, 2029 ठीक है आपके। मैंने पहले भी आपसे कहा था दिनेश जी कि मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं यूनाइटेड नेशन के लिए, और मैंने वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर ये बात कही है, आई रियली डोंट वांट टू बी अ लीडर और नेता। मुझे अपनी जुबान बंद नहीं करनी है, मुझे राष्ट्र के लिए और सनातन के लिए बोलते रहना है। मैं यूनाइटेड नेशन जाना चाहती हूँ और मैं 57 मुस्लिम मुल्क को असली कुरान पढ़वाना चाहती हूँ सामने से। चलो, आपकी इच्छा परमेश्वर पूरी करे। आखिरी सवाल जो चर्चा में है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। विषय ना बांग्लादेश से जुड़ा है ना पश्चिम बंगाल से, लेकिन फिर भी पूछने की इच्छा इसके लिए है क्योंकि वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था जी। नीतीश कुमार और एक महिला का, जिनका हिजाब नीतीश कुमार ने खींचा और उनका चेहरा लोगों के सामने लाया। उस पर आपकी सिर्फ मैं टिप्पणी चाहूंगा। नहीं, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। क्यों टेंट पहनना है, क्यों अपना फेस छुपाना है? अरे फेस तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सोशल वर्कर होती हैं, जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, वो भी नहीं छुपाती हैं। तो आप डॉक्टर बन रही हो, आप फेस क्यों छुपा रही हो? चेहरा ही हमारी आइडेंटिफिकेशन है। बिल्कुल। और चेहरा ही हम छुपा ले, नाम चोर है, नाम डकैत है, नाम कोई गंदा काम करते हैं, तो फिर हम चेहरा क्यों छुपाएंगे? और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियों ने क्या चेहरा छुपा लिया था? या मुगलों की बीवियों ने चेहरा छुपा लिया था? कभी नहीं छुपाया था। तो हम क्यों चेहरा छुपाएं? एंड हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। जब पैगंबर मोहम्मद की बीवियां हिजाब नहीं पहनी और उसका जिक्र नहीं हुआ, यहाँ तक कि बीबी मरियम के तो वर्जाइना का जिक्र कुरान में किया गया है कि उनके वर्जाइना में फरिश्ते ने फूंक डाल दिया तो बच्चा रह गया और वो प्रेग्नेंट हो गई और उन्होंने करिश्मे से बच्चा पैदा कर दिया। तो कुरान वर्जाइना का जिक्र कर रहा है और प्रॉफिट मोहम्मद के स्पर्म का जिक्र कर रहा है, और आप चेहरा छुपाने में ही लटकी हुई है। तो मुझे लगता है कि नीतीश बाबू ने बहुत अच्छा काम किया है। एकदम मुसलमान बेटियों को उन्होंने बताया कि ये सब चेहरा मेरा क्यों छुपाना, दकियानुसी बातें हैं। बिल्कुल। अब देखिए ना, कल जावेद अख्तर ने भी बोला कि क्यों छुपाना है चेहरा, क्यों छुपाओगे तुम चेहरा? और क्या मतलब है चेहरा छुपा? तुमको किसी को मार के भागना है क्या? तुमको बम फोड़ के भागना है क्या? कुछ अगर तुमको क्राइम करना है तो भाई छुपा लो। मुंह छुपाने वाली हरकत अगर आपने की नहीं तो चेहरा छुपाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? अब आप देखिए, मुझे देश और विदेश सब जानता है और पहचान जाता है। मैं अगर रिक्शे में भी बैठ जाती हूँ, मैं बॉम्बे आऊं, लाख गाड़ी रहे, एक बार तो मैं ऑटो राइड करती हूँ। लाख गाड़ी रहे, गाड़ी को पार्किंग में खड़ा करके मैं ऑटो राइड करती हूँ, रिक्शा राइड करती हूँ। मैं कल रिक्शे में बैठी हूँ और गाड़ी खड़ी हुई थी लोखंडवाला में, हाई पॉइंट के सामने। रिक्शा वाला कहा, दीदी आप, मैं एक रील बनाऊंगा आपके साथ। मैंने कहा हाँ बना लो। मैं क्यों आइडेंटिफिकेशन छुपाऊं अपनी? बिल्कुल। मेरी शक्ल, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, और मैं अपनी पहचान क्यों छुपाऊं? आई एम नॉट क्रिमिनल एंड आई डोंट वांट टू बी अ क्रिमिनल। आपके साथ कई विषयों पर बात हो सकती है, ये इंटरव्यू और 1 घंटा खींच सकता है, लेकिन क्योंकि आपका समय आपके पास कम है तो यहाँ पर मैं पूर्ण विराम दूंगा। आपके साथ बात करने में हमेशा मजा आता है, इस बार भी आया, तो बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज डंका के स्टूडियो में आने के लिए। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्ते।